नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट्स स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईबीएस के वो 30 क्वेश्चंस जो कि यूटेट पेपर फर्स्ट 2024 में आए थे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू होंगे और 150 तक चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब देखो, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो अधिकांश पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हमने बताना है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमें अगर अपने साइडों में देखना होता है तो हम अपनी आंखों को घुमा सकते हैं, दाएं बाएं देख सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। परंतु जो पक्षी होते हैं ना, अगर उनको साइडों में देखना है ना तो उनको अपनी गर्दन हिलाने पड़ेगी। उनका कारण ये है कि उनकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल फिक्स होती हैं, एक जगह स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो इस कारण हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है इसमें कि अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती हैं, इसीलिए इनको अगर इधर उधर देखना है तो इनको अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। तो ये जो भारत सरकार ने जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था, तो ये क्या था 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण है। तो सजीव और निर्जीव घटकों के बीच जो परस्पर क्रिया का उदाहरण होता है वो होता है जल चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गोबर गैस के अतिरिक्त वह अपतृण यानी कि वह खरपतवार जो बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि भी जब हम बायोगैस उत्पादन करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, मेनली गोबर का यूज करते हैं। परंतु एक खरपतवार ऐसा है जिसका प्रयोग भी बायोगैस के उत्पादन में किया जा सकता है, उस खरपतवार का नाम हमने बताना है। तो वो जो हमारा खरपतवार हो जाएगा वो हो जाएगा जलकुंभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि तेल रिसाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो तेल रिसाव के बारे में जो कथन सत्य है इन सभी में से हमने बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन आता है कि तेल रिसाव से जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। अगला है तेल रिसाव से समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं और ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये जल में कौन सा लवण उपस्थित हो जाता है तब ये होता है, तो ये होता है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों को डालने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस शब्द को बोलते हैं फर्टिगेशन, यानी कि हम सीधा कहें कि भाई फर्टिगेशन किसे कहते हैं, तो सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों को डालने की प्रक्रिया को ही हम फर्टिगेशन बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फर्टिगेशन की परिभाषा यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो समुदाय के बारे में जो कथन सत्य हैं वो हमने यहाँ पर बताना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि समुदाय स्थिर या कठोर होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगी, समुदाय कभी भी स्थिर या कठोर नहीं हो सकता। अगला कि समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, भी कोई भी समुदाय छोटा भी हो सकता है और कोई समुदाय बड़ा भी हो सकता है। अगला है कि अधिकांश मामलों में समुदायों का नाम प्रमुख पौधों की प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जितने भी हम समुदाय देखते हैं तो उनके जो नाम होते हैं, उनकी जो मेन प्रजातियां होती हैं उन्हीं के नाम पर अधिकतर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा क्या है, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा तीसरा ये आता है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि TLM शिक्षण अधिगम सामग्रियां पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को सुदृढ़ बनाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन सीधा यही पूछा गया है कि भैया जो TLM होती है इसका शिक्षण में क्या महत्व है।
तो भाई TLM का क्या महत्व होता है कि जब हम किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देकर और सामने कोई चीज़ रखकर उसको समझाते हैं तो वो चीज़ बच्चे को लंबे समय तक याद रहती है, आसानी से उसके दिमाग में फिट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बोले गए शब्द हैं उन शब्दों का पूरक बनकर हम TLM का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि चंदन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। तो जो चंदन वन होते हैं वो किस तरह के वन के उदाहरण होते हैं, तो ये होते हैं पर्णपाती वन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये भी एक स्टैटिक जी का ही क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट अवधारणा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो ये की गई थी 1988 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था जल संरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया है। तो संयुक्त वन प्रबंधन के लिए जो उड़ीसा राज्य है इसने पहला प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ओजोन के विघटन में ये जो क्लोरीन गैस होती है ना, ये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सन 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था जोहान्सबर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। और अगर आपके साथी भी यूटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के किस अनुच्छेद के तहत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन यह पूछा गया है कि कोई भी जो राज्य बोर्ड है वो किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र किस अनुच्छेद के तहत घोषित कर सकता है। तो ये कर सकता है अनुच्छेद 19 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो भाई ये वन ही है। वन क्या है, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि NCERT की EVS की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किसको उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है दिनचर्या और नीरस विषय वस्तु में बदलाव लाने को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कविताएं एवं कहानियां पर्यावरण अध्ययन के विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कविताओं और कहानियों का EVS में क्या महत्व है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कविताएं और कहानियां होती हैं ये क्या करती हैं, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करती हैं। अगला है रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को पोषित कर सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा कि कविताओं और कहानियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे का जो परिवेश है उसके बारे में समृद्ध चित्रण कर सकते हैं। अगला है कि विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकती हैं, तो भाई इसको भी हम काफ़ी हद तक सही कह सकते हैं कि कविताओं और कहानियों के माध्यम से हम बच्चों के अंदर जो विभिन्न अवधारणाएं होती हैं उनको आसानी से समझा सकते हैं। यानी कि जो चारों के चारों ऑप्शन है हमारे बिल्कुल सही हैं। और अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है, तो पहला ही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 2 3 तीन सही है। अगर देखो चारों वाला सही होता तो मैं चारों वाले पे टिक करता, परंतु यहाँ पर 3 सही है तो हम तीनों पे टिक कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा एक्शन प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो ये जो गंगा एक्शन प्लान है ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाली देवी पवित्र उपवन उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो ये जो हरियाली देवी पवित्र उपवन है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि काय की अत्यधिक वृद्धि व पोषक तत्वों से समृद्ध झील को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित सामाजिक परिस्थितिक आंदोलनों को सही काल क्रमानुक्रम में लगाइए। यानी कि हमने क्या करना है, ये जो आंदोलन है हमने इनको एक क्रमवार आयोजित करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और सबसे बाद में कौन सा हुआ था। इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हुआ था हमारे पास चिपको आंदोलन, तो पहले पे क्या आ जाएगा, चिपको आंदोलन। दूसरे नंबर पे हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन। तीसरे नंबर पे हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और चौथे नंबर पर हुआ था आर्य आंदोलन मुंबई। इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन भारत के जो केरल राज्य है, तो केरल राज्य में सबसे पहले होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है कि एग्रोस्टोलॉजी अध्ययन है। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ये करते हैं हम घास का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना और प्रश्न पूछना ईवीएस के सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। एक शिक्षक हमें क्या खाना चाहिए कि अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गति आयोजित करता है। तो जब आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थियों से सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने को कहें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य बताता है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद होता है ये अनुच्छेद 51A का जी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व प्रसिद्ध रिपोर्ट विकास की सीमाएं, जिसमें अनियंत्रित विकास के कारण विनाश की घोषणा की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है मिडोस और उसके सहयोगियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का और ईवीएस का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का विषय है। तो ईवीएस का यहाँ पर जो विषय है वो है भोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप दोस्तों खुद ही देख सकते हैं कि हमने कितने कम समय के अंदर और कितने आराम से, कितने प्यार से समझाते हुए ये 30 क्वेश्चंस थे हमने सोल्व कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से कर लेना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसको स्पीड में सोल्व कर लेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर को स्पीड में सोल्व करेंगे तो उससे होगा ये, जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी आसानी से सोल्व कर लेंगे और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।